नमस्कार, न्यूज 18 की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इतिहास की अनदेखी करने वाली, उससे छेड़छाड़ करने वाली कौमें वक्त के कूड़ेदान में फेंक दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। तभी मुल्क के सबसे ताकतवर माने जाने वाले शख्स ने, सेना ने अपनी विदाई के पहले ऐसी बात कह दी जिस पर मचा हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। 71 की जंग पर जनरल बाजवा की जुबान से निकले झूठ ने न सिर्फ इतिहास का मखौल उड़ाया, बल्कि नरसंहार और बर्बरता झेल चुके बांग्लादेशियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का भी काम किया है। तो 1971 की जंग में मात खाने के बाद सरेंडर डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करती जनरल नियाजी की तस्वीर वो रिकॉर्ड है जिसे कोई पाकिस्तानी देखना नहीं चाहता। लेकिन उस हार से सबक लेने के बजाय जब उसे झुटलाने की कोशिश होने लगे और वो कोशिश मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स करने लगे, तो कहने सुनने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। मुल्क के मुस्तकबिल पर सवाल उठने लगते हैं, उस पर संकट के बादल छाने लगते हैं। देखिए कैसे इस रिपोर्ट में। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने एतराफ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं आज इस मौके का फायदा उठाते हुए इन तमाम गाजियों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूं और पेश करता रहूंगा। वो हमारे हीरो हैं और कौम को उन पे फख्र होना चाहिए। सेना से विदा होने से पहले अपने आखिरी संबोधन में जनरल बाजवा ने जिन बहादुर पाकिस्तानी सैनिकों की शहादत का जिक्र किया, उस पर दुनिया भर में नई बहस शुरू हो गई है। बाजवा को जिन बहादुरों को सम्मान नहीं मिलने का दर्द सता रहा है, उनके अत्याचारों से आज भी बांग्लादेश के लोग सिहर उठते हैं। सारी दुनिया जानती है कि जनरल नियाजी ने जिस तरीके से जो हरकतें की और जिस तरीके से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, हजारों लोगों की हत्याएं हुई, रेप हुआ, इतनी ज़्यादा बर्बरतियत पाकिस्तान की सेना ने वहाँ पे दिखाई है। और इससे ये साबित होता है कि वो इंतहाई इनडिसिप्लिन फौज की शक्ल में आई और उसका तमाम दुनिया के अखबारों में सब छपा। बांग्लादेश में आज भी 1971 की त्रासदी जिंदा है। तभी बांग्लादेश पाकिस्तान से 71 के अत्याचारों और नरसंहार के लिए माफी मांगने के लिए कहता है। बांग्लादेश उम्मीद जताता है कि पाकिस्तान की अगली पीढ़ी आगे आएगी और अपने पूर्वजों के अपराधों के लिए उनसे माफी मांगेगी। इतनी नफरत थी उनके, इन लोगों को, पाकिस्तान की सेना को बांग्लादेश के लोगों से, बंगालियों से। और दूसरी तरफ ये भी है कि बांग्लादेश जो था वहाँ पे वो लोग आज़ादी के लिए जिस तरीके से बहादुरी से लड़े हैं, उसकी भी बेमिसाल मौजूद है। बांग्लादेशियों पर कहर बरपाने वाले पाकिस्तानियों को मुजाहिद और शहीद कहना मजलूमों के जख्मों पर नमक छिड़कना है, लेकिन ये पाक की नापाक फौज है जिससे इंसानियत की उम्मीद बेमानी है। पाकिस्तान हमीदुर रहमान आयोग ने साफ कहा है कि 1971 की लड़ाई के लिए पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं, और पाकिस्तान की सेना ने जिस शर्मनाक तरीके से पूर्वी पाकिस्तान के इलाके में नागरिक प्रशासन के कामों में हस्तक्षेप किया, जिस शर्मनाक तरीके से अयाशी और लूट खसोट का एक माहौल बनाया पूरे इलाके में, आम जनता के साथ जिस तरह से बुरी तरह प्रताड़नापूर्ण व्यवहार किया, उसे वही एक मुख्य वजह बताया गया। पाक फौज में जुल्म का रिवाज रहा है। बहरहाल बांग्लादेशियों पर जुल्म की बात चले और टिक्का खान का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? टिक्का खान की बर्बरता की कहानी की शुरुआत साल 1969 से होती है, जब याहिया खान पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना था। ठीक उसी समय पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया, इसलिए टिक्का खान को वहां भेजा गया। टिक्का खान ने पूर्वी पाकिस्तान जाते ही
सीधे सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत टिक्का खान के आदेश पर पाकिस्तानी सेना ने जो कुछ किया उसे शायद ही इतिहास कभी भुला पाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में एक ही रात में 7,000 लोगों को मार दिया गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसी को भी नहीं बख्शा गया। 1971 के महज 9 महीनों में करीब 2 लाख औरतों और लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ। वो पूरी दुनिया में बदनाम हो गया, लेकिन इसके बावजूद सेना में उसका प्रमोशन होता चला गया और 3 मार्च 1972 को वो पाकिस्तान का पहला थल सेनाध्यक्ष बन गया। उन्नीस में पाकिस्तानी सेना के नरसंहार में 30 लाख बेगुनाह बेरहमी से मार दिए गए थे। पाकिस्तान की फौज ने 2 लाख महिलाओं के साथ रेप किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग हर सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने बंगाली महिलाओं को सेक्स गुलाम बनाकर रखा था। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर करने के बाद कई महिलाओं के विकृत शव बरामद किए गए। जरा सोचिए, जिस फौज पर अपने मुल्क की हिफाजत का जिम्मा हो, वही अगर बलात्कारी बन जाए तो बेबस जनता पर भला क्या गुजरेगी? वो कहां जाएगी? तभी 1 करोड़ लोगों ने भागकर भारत में शरण ली थी। इसके बाद भारत तारणहार के रूप में सामने आया। 13 दिनों तक चले युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर को हथियार डाल दिए। भारतीय फौज ने करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया, जिसका दर्द, जिसकी टीस आज भी पाकिस्तानियों को सालती है। तभी जनरल बाजवा उस स्याह सच को झुठलाने की कोशिश करते हैं, उस तथ्य पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करते हैं जिससे पूरी दुनिया परिचित है। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानियों ने बंदी बनाए गए ज्यादातर भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी युद्ध बंदियों के साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। उनको वही राशन और कपड़े दिए गए जो भारतीय सैनिकों को दिए जाते थे। युद्ध खत्म होने के बाद जहां पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को बैरक्स में रखा गया, वहीं भारतीय सैनिक बाहर तंबुओं में रहे। जनरल बाजवा के भाषण में जंग हारने का दर्द साफ झलका। उन्होंने भारतीय फौज के सामने पाकिस्तानी फौज के सरेंडर को सियासी असफलता करार दिया, लेकिन 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की हार के कारणों की जांच के लिए जिस हमदुर रहमान आयोग का गठन किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट में जनरल नियाजी को बड़ी हद तक शर्मनाक हार के लिए जिम्मेदार माना था। कमीशन ने उनका कोर्ट मार्शल करने की सलाह दी थी। इस हार के बाद पाकिस्तान में नियाजी शब्द गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। उनको वाकई मैं समझता हूँ कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, क्योंकि जनरल थे, इसलिए उनको वहाँ की सेना ने बचा लिया। इसलिए जनरल्स का या पाकिस्तान की सेना कुछ भी कर ले, उसको कोई सजा वहाँ पे नहीं मिलती है। इस आयोग ने 2 साल जांच पड़ताल के बाद 1974 अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट पेश की सरकार के सामने, जिसे लंबे अरसे तक गोपनीय रखा गया, गुप्त रखा गया, इसे जारी नहीं किया गया। इसे तब जारी किया गया जब भारत की कुछ पत्र पत्रिकाओं में हमीदुर रहमान आयोग की रिपोर्ट के कुछ अंश छापे गए। तब पाकिस्तान के नेताओं पर काफ़ी दबाव पड़ा कि इस रिपोर्ट को जारी किया जाए, तो सन 2000 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया। नियाजी को बंगाल का गीदड़ कहा जाने लगा। जनरल बाजवा ने कहा कि इस जंग में पाकिस्तान सेना बहादुरी से लड़ी और पाकिस्तान को उनकी बहादुरी पर गर्व है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान सेना कितनी बहादुरी से लड़ी। इस जंग में पाकिस्तान के 9,000 सैनिक मारे गए, जबकि भारत के 3,000 सैनिक शहीद हुए थे। मुक्त वाहिनी के 2 लाख ट्रेंड जवानों से शिकस्त खाने वाले जिन पाकिस्तानियों पर जनरल बाजवा को नाज है, उन्हें ट्रेनिंग और दूसरे साजो सामान इंडिया ने ही मुहैया कराए थे। क्या बाजवा इस बात को नहीं जानते? 71 की जंग में मिली हार को बाजवा फौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी बताते हैं, लेकिन सच
सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जन्म के साथ ही पाकिस्तान फौज की गिरफ्त में आ गया। फौज की चंगुल से आजाद होता तब तो वहां लोकतंत्र पनपता। खैर, जुबान पर किसका जोर चलता है, वो भी पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स की जुबान पर। इसलिए बाजवा जाते जाते फौज की असलियत बता गए। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। बाजवा कहते सुने गए कि जब जब विदेशी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचेंगी, उसे अपने इशारे पर नचाने का प्रयास करेंगी, तब तक फौज अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आगे आएगी। लेकिन फौज के दखल देने का वक्त फौज खुद तय करेगी। पाकिस्तान की सियासत में सेना की भूमिका का इतिहास भले ही उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन सिस्टम में सबसे ताकतवर फौज ही रही है। तो कहने की बातें जो उन्हीं ने कहा कि अब पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं करेंगे हम लोग, फौज वहाँ पे नहीं करेगी। ये फौज पाकिस्तान की जो है स्टेट की, इस्लामिक स्टेट की मुहाफिज गार्डियन के रूप में एक्ट करती है। और दूसरी बात ये कि पॉलिसी में बदलाव तभी, जब तक पॉलिसी में बदलाव नहीं आएगा तो फौज के बिहेवियर में बदलाव। जानकार बताते हैं कि 1971 की जंग पर जनरल बाजवा के झूठ बोलने के पीछे एक मजबूरी भी काम कर रही है। पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बाजवा परिवार ने बीते 6 सालों में 12.7 अरब रुपए की जायदाद बटोरी है। नूरानी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बहुत सारे डेटा पर आधारित है। इसके मुताबिक जनरल बाजवा की संपत्ति 450 करोड़ रुपए है। यह उनके 6 साल के कार्यकाल में 6 गुना हो चुकी है। पिछले 6 सालों में बाजवा के रिश्तेदारों और करीबियों ने कराची, लाहौर सहित पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में फार्म हाउस बनाए, इंटरनेशनल बिजनेस और कमर्शियल प्लाजा शुरू किए। इसके अलावा उन्होंने विदेशों में भी खूब प्रॉपर्टी खरीदी। परवेज मुशर्रफ को भी हमने देखा किस तरीके से वो बचा के बाहर ले गए। जनरल नियाजी के खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ, जिसने इतने बड़ा जुर्म किया ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, उसके साथ नहीं हुआ। और जो भी जनरल होता है उसको वो चुपचाप डिफेंड कर लेते हैं या मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, जैसे जनरल मुशर्रफ के साथ हुआ। कहां तो फैक्ट्स फोकस की इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट पर जनरल बाजवा और उसके परिजनों के खिलाफ जांच होनी थी, और कहां पाकिस्तान सरकार ने टैक्स रिकॉर्ड लीक करने वाले पत्रकार अहमद नूरानी के खिलाफ ही जांच शुरू कर दी। शहबाज सरकार फौज को नाराज नहीं कर सकती, इसलिए सरकार ने पत्रकार पर निशाना साध लिया। जानकार कहते हैं कि पाक सेना का करप्शन से बड़ा ही गहरा रिश्ता है। कई मामलों में घपलेबाज नपते भी हैं, लेकिन इससे सेना के बुनियादी चरित्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1947 के बाद से अब तक मेजर के रैंक से ऊपर के 72 सैन्य अफसरों को भ्रष्टाचार के मामलों में सस्पेंड किया जा चुका है। इमरान खान के कार्यकाल में 6 अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच जारी है। हाल ही में सरकार की ऑडिट में खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी सेना ने 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इसमें सेना के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से सैन्य भूमि और छावनियों की जमीनें अपने लोगों को कौड़ियों के दाम पर बेची गई। 2018 की जांच के मुताबिक तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति बनते ही अपने पसंदीदा अफसरों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए के प्लॉट और दूसरे फायदे दिए। मुशर्रफ और उसके परिवार के नाम अरबों रुपए की 10 संपत्तियां थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाक सेना के 25 रिटायर्ड अफसरों के स्विस बैंक में खाते हैं। इनमें 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। पैसे और रसूख के चलते ही पाकिस्तान में फौज की हैसियत सबसे बड़ी है, इतनी बड़ी कि उसे चुनौती देने, उससे टकराने का ख्याल भी लोगों के मन में नहीं आता, और फौज तानाशाही को अपना अधिकार मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो पाकिस्तान में लंबी सियासी जंग के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान के विरोधी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया है। जनरल मुनीर ने ही आईएसआई चीफ रहने के दौरान भारत के पुलवामा में भीषण हमला करवाया था। ऐसे में भारत पाक संबंधों पर नई आशंकाएं भी पैदा हो गई हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को देश का अगला सेना प्रमुख चुनकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उन्हें अभी सत्ता में रहना है, इसलिए वो वही करेंगे जो फौज उन्हें करने को कहेगी। लेकिन असल में फ़ौज कभी भी नहीं चाहती थी कि मुल्की मामलात में मदाखलत करे, लेकिन वहाँ जब सियासतदानों में ये दम नहीं होता है, वो चलाने की सलाहियत नहीं रखते हैं, वो उमरा पर मुश्तमिल है, एलिट्स पर मुश्तमिल है, तो अभी तक जो है वो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया के लेवल पे इसलिए नहीं आ सकी है कि वहाँ पर एक जो जद्दोजहद थी वो बहुत तवील थी। अब मुनीर को जान लीजिए, पाकिस्तानी तानाशाह जनरल जियाउल हक के कट्टरपंथी स्कूल से निकले जनरल मुनीर की छवि बहुत कट्टर मानी जाती है। कुरान का हाफिज मुनीर अपने मातहत पाकिस्तानी सैनिकों में धार्मिक गुरु की हैसियत रखता है। पाकिस्तान की सेना खुद को इस्लाम की सेना मानती है। इनके वालिद साहब जो हैं बहुत हम्बल यानी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत ही हाफिज, बहुत ही यानी एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे, और वो एक अभी भी उनके बारे में ये कहा जा रहा है जिस गली में भी रहते हैं वो सारे आदमी आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं। पाकिस्तान की सेना के बारे में कहा जाता है कि वो अल्लाह के लिए लड़ती है, न कि देश के लिए। पाकिस्तान की सेना ने अपनी वेबसाइट पर अपना यही मोटो लिखा है। इसमें अल्लाह के लिए जंग लड़ने की बात कही गई है। रोचक बात तो ये है कि जिस जनरल मुनीर को शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना का सरबराह बनाया है, उसी ने ISI चीफ रहने के दौरान उनके भाई नवाज शरीफ को पनामा पेपर लीक में जेल भिजवाया था। इसी एक बात से आप फौज की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। जनरल बाजवा के चहेते जनरल मुनीर अक्टूबर 2018 में जब इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के मुखिया बने तो पहली बार खबरों में आए। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर वही शख्स हैं जिनके ISI चीफ रहते भारत ने फरवरी 2019 में आतंकी हमला झेला था। पाकिस्तान की सेना का कोई भी प्रमुख बन जाए, पाकिस्तान की सेना का रवैया वही रहेगा। पाकिस्तान की सेना के रुख में कोई बदलाव आने की संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना का एजेंडा पहले से तय रहता है। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तो सारे फैसले पर्दे के पीछे से लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ही ले रहे थे। कहा तो यहाँ तक गया कि पुलवामा आतंकी हमला नए ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर के उकसावे पर ही अंजाम दिया गया था। दरअसल हमला ISI की उसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत हुआ था जो हमेशा से भारत के खिलाफ आतंकियों को तैयार करने में प्रयोग होती आई है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ISI चीफ बनने से पहले नॉर्दर्न एरिया के कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं। जनरल बाजवा के कहने पर जब मुनीर को ISI चीफ बनाया गया तो सैन्य विशेषज्ञों ने भी इसे भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा करार दिया। मुनीर को कश्मीर का एक्सपर्ट माना जाता है। मुनीर बाजवा और देश की सरकार के सामने खुद को ISI का बेस्ट बॉस साबित करना चाहते थे। इसलिए कश्मीर के हर हिस्से से वाकिफ मुनीर ने अपने अनुभव की मदद ली और पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम देने में जैश-ए-मोहम्मद की भरपूर मदद की। जानकार कहते हैं कि फिलहाल कुछ समय के लिए जनरल मुनीर भारत के खिलाफ दुश्मनी शायद ही भड़काएं, क्योंकि मुनीर को अभी कई सारी चुनौतियों से जूझना है। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, उस पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। इमरान खान को हटाए जाने के बाद से देश में पाकिस्तानी सेना की छवि बहुत खराब हो गई है। इसलिए पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख को अपनी सेना की बर्बाद हो चुकी छवि को सुधारने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। पाकिस्तान के पास इस वक्त जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन है, खराब है, एक इकोनॉमिक फेलियर हो गया है, न तो उनके पास पैसा है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। आर्मी के खिलाफ लोग हो गए हैं, लेकिन आर्मी अपना
जो स्पेशल रोल है, पॉलिटिकल रोल जो प्ले करती है, उसको सरेंडर करने पे तैयार नहीं। और फिर ये भी है कि जो उनको जिस तरह की इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत है, इस मंदी के ख़त्म हो गई, पैंडेमिक चला, मंदी के दौर में मुझे नहीं लगता कि कहीं बाहर से मिल जाएगी। तो आने वाले समय में इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हो सकता है कि और बढ़ जाए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और आदिवासी इलाकों में विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। तभी कहा जा रहा है कि जनरल भारत के साथ सीज फायर जारी रखने की अवधि बढ़ा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच फिर से सीज फायर को फरवरी 2021 में बाजवा ने ही मंजूरी दी थी। जानकार कहते हैं कि इमरान खान जनरल मुनीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और दोनों के बीच रिश्ते को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।